देन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले डिफरेंट यूजर्स होते हैं। वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लेंडर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं एंड अदर इंटरेस्टेड पीपल्स भी हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड रखते हैं, जिनका इंटरेस्टेड है। तो हमें जब कंपनी की जब स्टेटमेंट देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें फुल डिस्क्लोजर होता है। क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर होती है, ताकि ठीक से डिसीजंस लिए जा सके, ठीक है, ताकि कंपनी की फेयरनेस को अच्छे से देखा जा सके, क्या पॉलिसीज हैं, हर चीज को समझा जा सके, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने के लिए ये सारी चीजें देखी जाती हैं। समझ आया? तो कंप्लीटली होनी चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करा जाए, ठीक है। ये चीज थी इसके अंदर। नेक्स्ट आपका जो था वो था आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय हमें सेम पॉलिसीज का, अकाउंटिंग जो पॉलिसीज है, अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस है, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब हम यूज करेंगे तभी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अदर कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। समझ गए? जैसे सपोज करो एन इन्वेस्टर्स, एग्जांपल के लिए पढ़ते हैं, एन इन्वेस्टर्स वांट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन द करेंट ईयर। अभी कोई इन्वेस्टर्स ये जानना चाहता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेगा ना उसको, तो उसको दोनों साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए होगी स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर की भी चाहिए होगी और इस साल की भी चाहिए होगी, है ना। ही may compare this year as a net profit with the last year। तो वो प्रॉफिट देखिएगा कंपनी का कि इस साल का प्रॉफिट कितना है, अब पिछले साल का कितना है। अब मेनली क्या है कि जब इस चीज को कंपैरिजन कर रहा होगा तो सबसे पहले तो कंपनी को ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी ने जो पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पिछले साल फॉलो करी थी, वही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और वही पॉलिसी सेम ईयर भी फॉलो करे, ताकि इजीली कंपैरिजन किया जा सके, है ना। और इन्वेस्टर्स को इससे कोई वो भी ना हो परेशानी, नहीं तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, है ना, कि ये तो अपना कंसिस्टेंसी नहीं है इनके, तो इसमें ये तो अपना मेथड चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज है इसके अंदर, ये बताया गया, ये एग्जांपल था। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इज कॉल्ड प्रूडेंस, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो ये आपको क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको जो भी आप अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसके बारे में गाइडेंस देता है। क्या देता है? द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। कॉन्शियस अप्रोच का मतलब है कि आपको ध्यान से, अच्छे से, ठीक है, वो अप्रोच लगानी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको काउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। ascertaining income that profit of the enterprises is not overstated, ताकि प्रॉफिट पे कोई फर्क ना पड़े एंटरप्राइजेस के। if the profit ascertained are more than actual it may be lead to distributions of the dividend। तो हमें वो कॉन्शियस सारी चीजें लेनी चाहिए कि जो प्रॉफिट है आपका वो किसी भी तरीके से ओवर स्टेटेड ना करे। अगर प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का ओवर स्टेटेड होता है तो उसे अपनी कैपिटल में से डिविडेंड पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही सेम बता रहा है कि जब तक आपको प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप उसे रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि अगर आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो कंपनी ने, जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, वो कंपनी में से अपना प्रॉफिट मांगेंगे नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। इसीलिए आपको केवल तभी प्रॉफिट को नोट डाउन करना चाहिए जब वो रियलाइज हो चुका हो, तब वो क्या हो चुका हो। नेक्स्ट है मेटरलिटी कॉन्सेप्ट। मेटरलिटी कॉन्सेप्ट
द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी रिक्वायर दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, यानी अकाउंटिंग को हमेशा उन फैक्ट्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो मटेरियल है। यानी केवल किसी इंसान ने बोल दिया कि मैंने इतने गुड्स को सेल आउट कर दिया, रिकॉर्ड कर लो, तो आपको ऐसे वो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए उसका, समझ गए? स्लिप्स होनी चाहिए, बिल्स होने चाहिए, समझ गए? Effort should not be wasted in recording the present facts, which are material in the determination of income. The question that arises here is, what is a material fact? The materiality of the fact depends on the nature and amount involved. Any fact would be considered as material if it is reasonable believed that its knowledge about influence the decision of informal user. तो वो सब मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो आपका जो यूजर्स होते हैं उनको फर्क पड़ता है, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, उन्हें हम मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज से, आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई बात है, कोई फैक्ट है, कोई नेगेटिव बात है ना, तो उस नेगेटिव बात का इफेक्ट आपके यूजर्स पर पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स होगा। अगर उसके कानों तक वो मटेरियल फैक्ट जाएगा तो हो सकता है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करे। तो आपको तो कोई फैक्ट कितना मटेरियल है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, समझ गए? तो ये चीज है। एग्जाम्पल, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ लेदर वुड बी मटेरियल फैक्ट। अगर मान लीजिए आप एक कंपनी पैसा खर्च कर रही है अपना, और वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है लेदर की, ठीक है, थिएटर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो ये मटेरियल फैक्ट है। इससे पता चलेगा कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, अपनी एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, समझ गए? तो लोग इसको देखकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इससे पता चलेगा कंपनी ग्रो हो रही है, समझ गए? ये नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कौन सा है? The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in objective manner, यानी जो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कर रहे हो उनका कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने कोई फेर बदल ना करा हो उसमें, ठीक है, कोई गलत चीज ना छुपी हो अकाउंटिंग के अंदर, कोई रॉन्ग एंट्री ना करी हो आपने, समझ गए? This can be possible when such transactions is supported by वेरीफिएबल, यानी हमें अब ये ट्रांजेक्शन कैसे पता चलेगा कि हमने उसमें कोई गड़बड़ी करी है या नहीं करी, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांजेक्शन रियल है या नहीं है, समझ गए? जैसे एग्जांपल, द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल मे बी सपोर्टेड बाय कैश रिसीप्ट्स ऑफ मनी पेड, है ना? जैसे किसी चीज ने कोई परचेजिंग ट्रांजेक्शन हुई है मटेरियल की, तो आपके पास उसकी कैश रिसिप्ट होगी ना, तो वो मटेरियल फैक्ट बन जाएगा, है ना? और अगर आपने उधार परचेज करी है तो आपके पास इनवॉइस होगा उसका, है ना? डिलीवरी का चालान भी हो सकता है, डिलीवरी चालान जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास एविडेंटरी प्रूफ है कि नहीं। तो जो भी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फेक ट्रांजेक्शंस को आपने इन्वॉल्व नहीं करना है, समझ गए? आज की क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने खत्म करवा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ओके।